डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम पढ़ते हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर यानी पोल 204 जो आपका मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट से संबंधित है। इसी में हम आज जीन जैक रूसो को पढ़ेंगे। इससे पहले हम हॉब्स और लॉक को पढ़ चुके हैं और ये तीनों ही आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी यानी सामाजिक समझौता से संबंधित महत्वपूर्ण विचारक हैं। तो आइए पढ़ते हैं। जीन जैक रूसो का जन्म जेनेवा के एक निर्धन परिवार में 1712 में हुआ। कहाँ हुआ? जेनेवा, जो कि आपका स्विट्जरलैंड में है। जीवन का अधिकांश समय में उसने धनाभाव में ही अपना जीवन व्यतीत किया, यानी वो बहुत ही बेहद ही गरीब था। अस्थायी भौतिक लाभों के लिए उसने अपना धर्म बदला था, परंतु उसका कोई उसे लाभ नहीं मिला। रूसो की जन्म स्विट्जरलैंड जेनेवा शहर में 1712 में हुआ। राजनीति विज्ञान में रूसो ने पहली बार समानता की संकल्पना को डिस्कोर्स ऑन इक्वलिटी में इस पुस्तक में स्थान दिया। पहली बार असमानता को उसने समानता की संकल्पना को किसमें दिया? डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी, जो कि 1754 में प्रकाशित हुई। सेबाइन के अनुसार रूसो ने आधुनिक युग में पहली बार समुदाय की मान्यता को पुनर्जीवित किया, यानी आधुनिक युग में सबसे पहला समुदायवादी जो है आपका रूसो है। रूसो स्पार्टा के समुदाय से प्रभावित था। रूसो ने आधुनिक युग में पहली बार प्रत्यक्ष लोकतंत्र का भी प्रतिपादन किया। ये उसके द्वारा विभिन्न सिद्धांत दिए गए, क्योंकि आपका जो रूसो है हॉब्स और लॉक की भांति भी ये भी समझौतावादी है और ये स्टेट ऑफ नेचर और ह्यूमन नेचर की बात करते हैं। राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, और ये पहली बार तीनों राज्य की यांत्रिक सिद्धांत का समर्थन किए, यानी इन सब का मानना था कि लोगों ने, व्यक्तियों ने, नागरिक आपस में समझौता करके राज्य का निर्माण किया है, न कि राज्य ईश्वर या दैवी कृत्य, जो कि मध्य युग में ज़्यादा प्रचलित अवधारणा थी। इसी के रूप में जीन, हॉब्स, लॉक और रूसो आगे अपने अपने सिद्धांत देते हैं। तीनों अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीनों का अलग अलग अपना सामाजिक समझौता का स्वरूप है। इसी क्रम में जीन जैक रूसो आपका समुदायवादी समुदाय को मानता है, क्योंकि हॉब्स आपका एक व्यक्ति के निरंकुश राजतंत्र में था और लॉक आपका संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक था। लेकिन अब ये समूह में बात करता है, समूहवाद का ये समर्थक है और ये असमानता का प्रबल विरोधी, असमानता की बात करने वाला। साथ ही ये आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर शासन करती है, जो कि ये वर्तमान में आपका स्विट्जरलैंड में प्रचलित है, उसी का ये प्रबल समर्थक था। रूसो ने पहली बार राष्ट्रवाद की संकल्पना का सैद्धांतिक आधार रखा। रूसो ने नागरिक धर्म की संकल्पना दी। उसने अपना, ये आपका जो रूसो है सिविल रिलीजन की बात करता है। फिर फ्रांसीसी क्रांति पर रूसो का अधिक प्रभाव था। ये भी इंपॉर्टेंट कोट है, फैक्ट है इसके बारे में, रूसो के बारे में, कि रूसो का फ्रांसीसी क्रांति पर बेहद महत्वपूर्ण प्रभाव था। प्रबोध काल के युग में तर्क व विवेक के प्रति विद्रोह किया। रूसो का प्रसिद्ध कथन है कि बुद्धिमान व्यक्ति पतित प्राणी होता है, यानी पतित प्राणी बुद्धिमान व्यक्ति होता है, इसका मानना था, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति सबसे ज्यादा भ्रष्ट व्यक्ति होता है, ऐसा रूसो का मानना था। रूसो के विचारों में प्राकृतिक अधिकारों का कोई स्थान नहीं है। ऐसा माना जाता है कि रूसो के हाथों में पहुंचकर प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना मृत हो गई। इससे पहले हॉब्स और लॉक प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन रूसो ऐसी कोई संकल्पना नहीं देता है। इसी प्रकार रूसो के विचारों से अमेरिका सहित दुनिया के कई संविधानों की प्रस्तावना प्रभावित हुई। यानी जो अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना लिखी गई, तो उसमें जैसे स्वतंत्रता, समानता, जीवन की स्वतंत्रता, ये सब रूसो की संकल्पना से प्रभावित हैं। इसलिए उसका जो प्रस्तावना है अमेरिका का, इसके रूसो के विचारों से प्रभावित है। रूसो को जैकोबियन और ब्लांकीवाद का पिता माना जाता है। फिर हम जरा देखिए जैकोबियनवाद क्या है। फ्रांसीसी क्लब का नाम जैकोबिन था, जिसका नेता रोबेस्पियर था। इस क्लब के अनुसार क्रांति अपरिहार्य है और यह किसी भी साधन द्वारा की जाती है या की जाएगी। ऐसे ही आपका टीपू सुल्तान जो था भारत का, वो भी जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, उसमें अपनी सदस्यता ली। और इस क्लब का मानना था कि जो भी व्यवस्था उसके क्रांति के द्वारा अवश्य बदली जानी चाहिए। क्रांति के समर्थक थे जैकोबिनवाद। ब्लांकीवाद क्या था? लुइस ब्लांकी के नाम पर ब्लांकीवाद शब्द का प्रचलन हुआ। ब्लांकी ने फ्रांस में सशस्त्र एवं गुप्त क्रांति का समर्थन किया। ब्लांकी के अनुसार क्रांति छोटे छोटे विशिष्ट वर्ग द्वारा संचालित होगी। पेपर कहा है कि रूसो का तर्क उत्साही धर्मदूत है, जिसने विवेक के काल के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु अधिकांश विचारों से अधिक कार्य किया।
इसको हम रूसो को रोमांटिसिज्म का प्रतिपादक भी बोलते हैं या रोमांटिक विचारक भी बोलते हैं। रूसो के विचार अत्यधिक नैतिकतावादी एवं आदर्शवादी हैं, जिसमें वह वर्तमान समाज की बुराइयों को परिवर्तित करके एक आदर्श समाज के निर्माण का प्रयत्न करता है, क्योंकि उसकी कपोल कल्पना थी, ऐसा संभव नहीं था। सामाजिक समझौता सिद्धांत इसका देखते हैं। रूसो ने हॉब्स और लॉक की तरह सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया तथा राज्य की उत्पत्ति, स्वभाव इत्यादि का वर्णन किया। इसी में मानव स्वभाव व प्राकृतिक अवस्था को देखिए। प्राकृतिक अवस्था में रूसो के मत से व्यक्ति सामान्य रूप से सुखी, स्वावलंबी व संतुष्ट था, जिसे उसने नोबल सिविल या उदात्त वंचर की या उदात्त पर्सन या उदात्त व्यक्ति की संज्ञा दी। किंतु उसका मानना था कि सभ्यता के विकास तथा व्यक्तिगत संपत्ति ने प्राकृतिक अवस्था की शांति भंग करके एवं ऐसे सभ्य कहे जाने वाले समाज को जन्म दिया, जिसने मनुष्य को मानवता का दुश्मन, संपत्ति का भूखा व स्वार्थी तथा घमंडी बना दिया। तमाम बुराइयों का जड़ वो आधुनिक सभ्यता और आधुनिकता को मानता था। इसी प्रकार वो मनुष्य को उसने कहा कि भद्र पशु पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, अपनी जो मर्जी का वो करता था। यह व्यक्ति भद्र इसलिए था क्योंकि इसे स्वयं के प्रति प्रेम व दूसरे के प्रति सहानुभूति थी। अपनी रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी बेहद महत्वपूर्ण रचना है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो 1762 में प्रकाशित हुई, उसमें कहा कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये फेमस कोट आप हमेशा याद रखिए कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये कथन किसका है? जीन जैक रूसो का है। समाज के विकास तथा संपत्ति की उदय से ये स्वतंत्रता लुप्त हुई, यानी समाज का जैसे जैसे विकास हुआ और संपत्ति का धनार्जन जैसे जैसे अधिक हुआ और मनुष्य की स्वतंत्रता भी वैसे वैसे समाप्त होने लगी। इसी स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त करना रूसो का मूल उद्देश्य, उसके सिद्धांत का मूल उद्देश्य है। इसके लिए रूसो ने प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया। इसका अर्थ है कि ऐतिहासिक रूप से लौटना बिल्कुल नहीं, बल्कि मानव का नैतिक प्रवृत्तियों द्वारा निर्देशित जीवन है। इसका प्रकृति की ओर लौटो, ये सब लोग कहते हैं प्रकृति की ओर से भागो, लेकिन ये कहता है प्रकृति की ओर लौटो। ये आप याद रखिएगा हमेशा। मैक्सी ने रूसो को प्रकृति का शिशु कहा है, यानी चाइल्ड ऑफ नेचर मैक्सी ने रूसो कहा है। ये भी इंपॉर्टेंट कोट है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा। आइए अब देखते हैं कि रूसो की मूल समस्या क्या है, जिससे तमाम राज्य के समझौतावादी सिद्धांत पर बात करता है। उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था की मुक्त स्वतंत्रता संपत्ति और सभ्यता के विकास के पश्चात समाप्त हो गई। यानी जो प्राकृतिक अवस्था में बार बार कह रहा है कि प्रकृति को लौटो, जो मुक्त अवस्था थी, मुक्त स्वतंत्रता थी, किसी पर भी किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था, सब लोग आपस में मिलजुल कर जहाँ चाहे वहाँ घूमते थे, लेकिन संपत्ति के विकास और सभ्यता के विकास ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए एक वैकल्पिक समाज का निर्माण आवश्यक है। रूसो के अनुसार मानव के भ्रष्ट होने का मूल कारण समाज और संस्थाएं, मानव स्वभाव नहीं। मानव तो अपने आप में अच्छा है, क्योंकि नोबल सिविल्स की बात करता है, उदात्त पुरुष की बात करता है। मानव का स्वभाव, मानव तो सही है, लेकिन समाज की वजह से, संस्थाओं की वजह से वो ज़्यादा भ्रष्ट और खराब हो गया। समझौता ज़्यादा देखते हैं इसका। रूसो के सामाजिक समझौते का मूल उद्देश्य स्वतंत्रता की प्राप्ति था। उसका मूल उद्देश्य समझौता की प्राप्ति था। नेक्स्ट है रूसो के सामाजिक समझौते की विधि हॉब्स की भांति, परंतु उसका मूल तत्व लॉक की भांति है। यानी जो रूसो का समझौता है उसमें हॉब्स का भी मिश्रण है और लॉक का भी मिश्रण है। समझौता हॉब्स की भांति कैसे है? रूसो में भी हॉब्स की भांति एक एकल समझौता पाया जाता है, एक बार समझौता होता है, परंतु लॉक में 2 बार समझौता होता है। इसलिए हॉब्स की भांति ये है। रूसो के समझौते में भी व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकार राज्य को सौंप दिए। रूसो के समझौते में भी हॉब्स की तरह व्यक्ति सभी अधिकार समाज को सौंप दिए, परंतु लॉक में ऐसा नहीं था। रूसो का राज्य हॉब्स की भांति ही निरंकुश, शक्तिशाली, असीमित, अधेय और अविभाज्य है। रूसो के समझौते में लॉक की विषय वस्तु क्या है? लॉक से क्या लिया, लॉक से क्या समानता है? रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार समझौते द्वारा रखा। दोनों लोकतंत्र की बात करते हैं। लॉक की भांति रूसो ने सरकार को एक मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी। लॉक भी की भांति रूसो भी सरकार को एक मजिस्ट्रेट की संज्ञा देता है। वो रूसो के राज्य की प्रकृति क्या है, स्टेट ऑफ नेचर क्या है? रूसो राज्य का आंगिक
राज्य है वो अपने स्टेट को ऑर्गेनिक स्टेट बोलता है। उसने राज्य को असीमित, अदेय, अविभाज्य व सर्वोच्च शक्तिशाली माना है। रूसो के राज्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। जैसा कि लॉक ने तमाम नियंत्रण थोपा, लेकिन इसमें नहीं है। ये संप्रभुता के बारे में क्या बोलता है ये? रूसो की संप्रभुता असीमित, अदेय, अविभाज्य एवं कभी त्रुटि न करने वाली संस्था है। रूसो के विचारों में लोकप्रिय संप्रभुता का विचार पाया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण कथन है। किसके विचारों में लोकप्रिय संप्रभुता का या किसने लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत का समर्थन किया? तो आपका है जीन जैक रूसो या रूसो। उसने राज्य और संप्रभुता के लिए समान इच्छा शब्द का प्रयोग किया। यानी समान इच्छा किसके लिए प्रयोग कर रहा है वो? राज्य की इच्छा के लिए, राज्य की संप्रभुता के लिए समान इच्छा या जनरल विल की बात कर रहा। अब भाई समान इच्छा क्या है? समान इच्छा का विचार रूसो के विचारों का केंद्र बिंदु है। रूसो के अनुसार मानव में दो प्रकार की इच्छा पाई जाती है। एक कौन सी? जो समुदाय के कल्याण की इच्छा है उसको हम रियल विल या वास्तविक विल कहते हैं, और जो स्वार्थपूर्ण इच्छा है हम उसको एक्चुअल विल कहते हैं। यानी जो रूसो की समान इच्छा है वो मानव में दो प्रकार की इच्छा की बात करता है। एक जो इच्छा जो समुदाय के कल्याण के लिए इच्छा होती है, यानी सबके भलाई कल्याण के लिए होती है, उसे वो रियल विल बोलता है, यानी वास्तविक इच्छा बोलता है। और यथार्थ इच्छा या स्वार्थपूर्ण इच्छा या एक्चुअल उसे बोलता है जो अपने भलाई के बारे में सोचते हैं, उसको यथार्थ इच्छा या एक्चुअल विल बोलते हैं। समान इच्छा का अभिप्राय समूचे समाज के भलाई की इच्छा है, इसी को जनरल विल बोलता है। अतः समान इच्छा का अभिप्राय सभी की इच्छा नहीं बल्कि सभी के कल्याण की इच्छा है। नहीं, समान इच्छा का मतलब ये है सभी की इच्छा नहीं, जैसे कई लोग उसमें होते हैं अपनी भी भलाई दूसरे की बुराई, ऐसा नहीं। केवल समान इच्छा वही है जिसमें सभी के कल्याण के बारे में, सभी की भलाई के बारे में सोची जाती है, न तो आपका रियल विल है नहीं एक्चुअल विल है। अतः समान इच्छा एक आदर्शवादी, ये की आइडियल स्टेट ऑफ नेचर है या आदर्शवादी संकल्पना है। समान इच्छा गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं। सामान्य के कल्याण की इच्छा रियल विल का युग सामान्य इच्छा है। यानी आप समुदाय के जो कल्याण की वास्तविक इच्छा है अगर उसको मिला दिया जाए तो वही आपका सामान्य इच्छा या जनरल विल बन जाती है। हर्नसन ने कहा, हंसा ने कहा है कि लेवियाथन का कटास इन्हीं रूसों की सामान्य इच्छा है। बेहद महत्वपूर्ण कोट है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने कहा कि लेवियाथन का कटास इन्हीं रूसों की सामान्य इच्छा है, या किसके बारे में, किसके विचार से संबंधित है। तो हनसा ने कहा, और ये रूसों की आलोचना करते हुए कहता है। समानता पर रूसों के क्या विचार हैं? रूसो के अनुसार कोई व्यक्ति इतना गरीब न हो कि स्वयं को बेच सके तथा कोई व्यक्ति इतना धनवान न हो कि वह दूसरे को खरीद सके। वह समानता का प्रबल समर्थक था। इसी अनुसार का समाज में या राज्य में कोई व्यक्ति इतना न गरीब हो जाए कि वो अपने को स्वयं पर बेचने के लिए आतुर हो जाए या मजबूर हो जाए, और कोई इतना धनवान न हो जाए जिससे वो दूसरे को खरीद सके या उसको दास बना सके या गुलाम बना सके। मालिक एवं दास, शासक एवं शासित का भेदभाव समाप्त होना चाहिए। रूसो ने महिलाओं के लिए समान शिक्षा के अधिकार का समर्थन नहीं किया है, क्योंकि इसका जो द डिस्कोर्स है उसका दूसरा नाम ही जो डिस्कोर्स ऑन तमाम जो ये अपनी किताब लिखा डिस्कोर्स के माध्यम में लिखा है, उसकी एक पुस्तक है द इमाइल, या उसी को हम ऑन एजुकेशन बोलते हैं। ये आपका जो प्लेटो की रिपब्लिक है, जो प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा का सिद्धांत, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रभावित है, लेकिन फिर भी ये महिलाओं की शिक्षा की बात या समर्थन नहीं किया है। परंतु प्लेटो आपका महिलाओं की शिक्षा का समर्थन करता था, परंतु ये नहीं किया। स्वतंत्रता की संकल्पना, रूसो के लिए स्वतंत्रता का अर्थ आप अपनी नैतिक इच्छा का पालन करना है, समुदाय की भलाई के लिए कार्य करना ही स्वतंत्रता है। यानी सभी लोग जब अपनी नैतिक इच्छाओं का पालन करते हैं और समाज कल्याण के बारे में सोचते हैं तो वही स्वतंत्रता है, ऐसा रूसो का मानना है। सबाइन के अनुसार, जो जीएच सबाइन है, रूसो के स्वतंत्रता की संकल्पना को विरोधाभासी स्वतंत्रता, पैराडॉक्स फ्रीडम कहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कोट है कि किसने रूसो की स्वतंत्रता को विरोधाभासी या पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम का, तो जीएच सबाइन थे। रूसो का कथन है कि जो व्यक्ति अपनी समान इच्छा का पालन नहीं करेंगे उस व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इस कारण उसे फांसीवादी के विचार का दार्शनिक पिता कहा जाता है। ये कोट जो है, जो रूसो बार बार कहता है कि जो व्यक्ति अपनी समान इच्छा का पालन नहीं करेंगे या स्वतंत्र नहीं होना चाहेंगे, उनको जबरदस्ती स्वतंत्र किया जाएगा या स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसी कारण से फांसीवाद के विचार का दार्शनिक
अग्रदूत या दार्शनिक पिता कहा जाता है। उसके विचारों में दार्शनिक फांसीवाद का भी झलक है। रूसो की शासन प्रणाली कैसी है? रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जन्मदाता माना जाता है, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे कि आपकी वर्तमान में स्विट्जरलैंड में प्रचलित है, उसका ये जन्मदाता है। उन्होंने प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र का कड़ा खंडन किया, यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को का विरोध किया और ये इसको नकारते थे। व्यवहारिक समस्या को देखते हुए रूसो ने यह भी कहा कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो केवल ईश्वर के राज्य के लिए उपयुक्त है। कहने का मतलब ये धरती पर संभव है ही नहीं। लोकतंत्र के बारे में उन्होंने ऐसा कहा। रूसो के लोकतंत्र की मान्यताओं को आमूलवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है। इसके लोकतंत्र को हम रेडिकल डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। उसके लोकतंत्र को जनमत संग्रह लोकमत भी कहा जाता है। मैकफरसन ने अपनी रचना द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी में रूसो के लोकतंत्र को विकासवादी लोकतंत्र कहा है। राष्ट्रवाद, रूसो को राष्ट्रवाद के विचार का सैद्धांतिक जन्मदाता माना जाता है। जो नेशनलिज्म का जो सिद्धांत है उसी का जन्मदाता हम इसको मानते हैं रूसो को। फिर उसने राष्ट्रवाद को नागरिक धर्म से संबंधित करने का प्रयास किया है, यानी नागरिकों का यह धर्म है कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना हो और राष्ट्रवाद के प्रति प्रेरित हो। अब आइए विधि पर क्या विचार दिया उसने, कानून पर क्या विचार दिया। रूसो लोकतांत्रिक भी है, रूसो व्यक्तिवादी भी है, समाजवादी उससे प्रेरणा लेते हैं जैसे कि आपके रूस चाइना से, और फांसीवादी भी उससे प्रेरणा लेते हैं। इस तमाम इसके विविध विचार है। रूसो की आलोचना टॉलमैन के अनुसार रूसो आधुनिक सर्वाधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक पिता है, यानी आधुनिक जितने भी सर्वाधिकारवादी हुए, टोटलिटेरियनिस्ट हुए, उन सब का दार्शनिक प्रणेता कौन है या इसके विचारों में की शुरुआत कौन किया, तो रूसो ने किया। ऐसे सेबाइन का मत है कि रूसो को प्लेटो से आम दृष्टि मिली है। ऐसे जो उसकी पुस्तक है 1762 में पब्लिश हुई, उसमें कहा रूसो की जो पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी प्रथम लाइन में उसने यही लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इसी लाइन से अपने पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का लिखना शुरू करता है। उसकी पुस्तकें देखिए, दस गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, एसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस, इमाइल और ऑन एजुकेशन और इमाइल और ट्रीटीज ऑन एजुकेशन 1762 में पब्लिश हुई और ये रूसो द्वारा शिक्षा पर लिखी गई रचना है। डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट, ये उसकी उपशीर्षक है। प्लेटो के विचार भी उल्लिखित है। ऐसे ही डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, कई लोग इसको मिलकर रचना में बता देते हैं। रूसो ने कहा कि संपत्ति असीमित अर्जन राज्य के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। लॉर्ड नोवेल हेलोइस और 4 लेटर्स टू एमडी मलेस हब्स को इसने लिखा, इसके तमाम रचनाएं हैं। तो ये था रूसो पे आपके फैक्ट्स, और इसको हम जैसे फ्रांसीसी क्रांति को आध्यात्मिक पिता के रूप में भी जानते हैं, एक बेहद महत्वपूर्ण है। और वो रूसो आपका संसदीय शासन का भी विरोधी था और उसने पितृसत्तात्मक समाज का समर्थन किया। और रूसो का कहना था कि स्वतंत्रता का त्याग मनुष्य होने के दावे का त्याग है, यानी स्वतंत्रता आप छोड़ देते हैं तो इसका मतलब मनुष्य नहीं रहता, वो पशु हो जाता है। बर्ग ने रूसो को राष्ट्रीय असेंबली का पागल सुकरात कहा। जो एडमंड बर्ग है उसको आपका एडमंड बर्ग रूसो की आलोचना करते हुए कहता है कि ये फ्रांसीसी राष्ट्रीय असेंबली का पागल सुकरात था। और ये आपका बेहद इसके बारे में भी है कि प्रकृति की ओर लौटो या बैक टू द नेचर। तो ये था तुम्हारा रूसो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप इसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, हर एक फैक्ट महत्वपूर्ण है। इसको याद कर लीजिए या एक जगह कहीं इसमें जो इंपॉर्टेंट हो नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।